हेलो दोस्तों, अमरेश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं बारी बारी से, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हमारे होते हैं, कुछ जो हमारे परचेस करने वाले हैं एयर कंडीशनर, कुछ तो होते हैं कि इन्वर्टर एसी ख़रीदना चाहते हैं। उसमें क्या डिफरेंस है, यही हम आज स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि इन्वर्टर एसी में हमारा पावर बहुत ज़्यादा बचत होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वर्टर एसी कब इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि पावर बचत हो, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए इसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो हमारे पास दो एयर कंडीशनर हैं स्प्लिट टाइप, एक नॉर्मल एयर कंडीशनर है, एक हमारे पास इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, पावर कंजप्शन। ऐसा क्या होता है कि एयर कंडीशनर में जो नॉर्मल एयर कंडीशनर होता है उसमें ज़्यादा पावर खपत होता है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है कंप्रेसर। और इन्वर्टर एयर कंडीशनर में क्या होता है कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर में पावर कंज्यूम कम करता है एयर कंडीशनर, ताकि जिससे क्या होता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर रहे हैं अब इन्वर्टर एयर कंडीशनर। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हमें कौन सा एयर कंडीशनर परचेस करना चाहिए। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मल एयर कंडीशनर से बेटर है हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर, इसलिए परचेस करते हैं ताकि हमारा बिजली का बचत बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लास्ट में इसको हम जानेंगे। इन्वर्टर एयर कंडीशनर क्या होता है कि जब नॉर्मल एयर कंडीशनर होता है कि जिसका कंप्रेसर जिस भी टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं, जैसे 25 के टेम्परेचर पे हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने सेट किया है, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे कूलिंग करेगा रूम में कूलिंग करने के बाद जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा तो फिर हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है नॉर्मल एयर कंडीशनर का। जबकि स्प्लिट एयर कंडीशनर, इन्वर्टर एयर कंडीशनर में क्या होता है कि कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, बंद नहीं होता है। इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर में कि जब 25 के टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो उसका कंप्रेसर फिर भी बंद नहीं होता है, कंप्रेसर चलता रहता है, लेकिन उसका स्पीड थोड़ा सा कम होता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर का। और क्या होता है जब भी 25 से नीचे थोड़ा भी टेम्परेचर उसका आता है स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर का, तो फिर कंप्रेसर तुरंत वहीं पर लोड ले लेता है और चलने लगता है, थोड़ा सा स्पीड उसका बढ़ जाता है और चलने लगता है, कंप्रेसर उसका बंद नहीं होता है, जिससे क्या होता है रूम में कूलिंग मेंटेन रहता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। और नॉर्मल एयर कंडीशनर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर चलते चलते जब 25 के टेम्परेचर पर पहुंचता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। और कंप्रेसर हमारा तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक वापस से रूम में गर्मी नहीं हो जाएगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी नहीं हो जाएगी, तब तक वापस से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा नॉर्मल एयर कंडीशनर का। जिससे क्या होता है कि कुछ लोगों का नींद उसमें टूट जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर का कि इसका कंप्रेसर बंद नहीं होता है, चलता ही रहता है। अब कंपैरिजन हम करेंगे एयर कंडीशनर नॉर्मल एयर कंडीशनर से और इन्वर्टर एयर कंडीशनर में कूलिंग की बात करेंगे कि कूलिंग कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा देता है। तो देखिए, कूलिंग में अगर बात की जाए तो इसमें प्लस पॉइंट चला जाता है नॉर्मल एयर कंडीशनर के साथ में, क्योंकि इसका कंप्रेसर हाई पावर लेकर के हाई पावर कंज्यूम करता है, जिससे क्या होता है हाई टेक्नोलॉजी पर बिल्ड किया होता है कंप्रेसर नॉर्मल एयर कंडीशनर का, जिससे क्या होता है वो कूलिंग देने में बाजी मार जाता है, कूलिंग बहुत ज़्यादा देता है नॉर्मल एयर कंडीशनर। और यहीं पर बात की जाए कि अगर इन्वर्टर एयर कंडीशनर है तो उसकी कूलिंग उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना नॉर्मल एयर कंडीशनर का होता है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है नॉर्मल एयर कंडीशनर का, जिससे क्या होता है कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो भी कंप्रेसर लगा होता है वो लो पावर का कंप्रेसर लगा होता है, डीसी कंप्रेसर लगा होता है, जिसको कूलिंग मेंटेन करने में, जैसे मानिए 1 घंटे अगर हमें रूम में कूलिंग मेंटेन करवाना है, हमारा रूम में मानिए छोटा है या फिर मीडियम में हमारा रूम है,
10x10 का है या फिर 15x15 का है, जितने देर में नॉर्मल एयर कंडीशनर हमारा कूलिंग का मेंटेन हो जाएगा उतना, अगर मानिए आधे घंटे में या फिर 20 मिनट में अगर कूलिंग मेंटेन होता है नॉर्मल एयर कंडीशनर से, तो वहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टर एयर कंडीशनर को मेंटेन करने में उतना ही वक्त लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा इसको मेंटेन करने में। यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या होता है, देखिए समझने वाली बात है यहाँ पे, इन्वर्टर एयर कंडीशनर को अगर लगातार आप 10 घंटे या फिर 12 घंटे 14 घंटे लगातार आपको चलाना है, तो वहाँ पर फ़ायदा होता है कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर वहाँ पर बिजली कम खपत करेगा। लेकिन वहाँ पर नॉर्मल एयर कंडीशनर अगर 10 घंटे 12 घंटे या फिर 14 घंटे अगर चलता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि हमारा पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा नॉर्मल एयर कंडीशनर। अब हम कंपैरिजन करेंगे नॉर्मल एयर कंडीशनर वीएस इन्वर्टर एयर कंडीशनर की। मेंटेनेंस की हम बात करेंगे। मेंटेनेंस में क्या होता है, नॉर्मल एयर कंडीशनर बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से मेंटेनेंस हो जाता है, चाहे कुछ भी ख़राब हो, उसमें स्पेयर पार्ट कम लगे होते हैं नॉर्मल एयर कंडीशनर में। और यहीं पर बात की जाए इन्वर्टर एयर कंडीशनर की, तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर में उसमें जो भी स्पेयर पार्ट लगे होते हैं मार्केट में इजी अवेलेबल नहीं होते हैं। उसको अगर कोई भी पार्ट ख़राब होता है, पीसीबी ख़राब होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसके लिए सीधा आप जिस भी कंपनी से आपने परचेस किया है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। नॉर्मल एयर कंडीशनर की बात करें तो नॉर्मल एयर कंडीशनर में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, पीसीबी लगा होता है, 4 वे वाल्व लगा होता है और सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं होता है। और इंडोर के अंदर पीसीबी लगा होता है। तो उसे रिपेयर करने के लिए, देखिए उसे मेंटेनेंस रखने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत ही इजी तरीके से मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। चाहे कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कैपेसिटर ख़राब होता है, वीक होता है या फिर फैन मोटर ख़राब होता है, तो बहुत ही आसानी से इजी मार्केट में अवेलेबल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इन्वर्टर एयर कंडीशनर में उसमें जितने भी स्पेयर पार्ट लगे हैं, जैसे उसमें 2-2 पीसीबी लगे होते हैं आउटडोर में, इंडोर में, जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जल्दी नहीं मिलता है और रिपेयर करना भी थोड़ा कठिन होता है। और रिपेयर करने का प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। जबकि नॉर्मल एयर कंडीशनर में कोई भी समझ जाता है कि इसका कैपेसिटर ख़राब है या फिर क्या प्रॉब्लम है, कोई भी आकर के उसे रिपेयर करके चला जाएगा। अब बात करते हैं, कंपैरिजन हम करते हैं रेफ्रिजरेंट की। जो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट डाला जाता है, नॉर्मल एयर कंडीशनर हो या फिर इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो, दोनों में कौन सा रेफ्रिजरेंट सेफ़ होता है, इसलिए कौन सा रेफ्रिजरेंट डाला जाता है उसमें। जितने भी पुराने एयर कंडीशनर हैं R22, जितने भी एयर कंडीशनर हैं नॉर्मल एयर कंडीशनर, उसमें R22 डाला जाता है। जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है उसमें R22 डाला जाता है, जो कि हाई पावर कंज्यूम करता है, हाई पावर लेता है। उस रेफ्रिजरेंट का भी हाई पावर होता है। और यहीं पर अगर बात की जाए इन्वर्टर एयर कंडीशनर की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें R32 या फिर R410 इस तरह के रेफ्रिजरेंट, हल्के रेफ्रिजरेंट डाले जाते हैं उसमें, जिससे क्या होता है कि उसका पावर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है, कम पावर पर चलता है, कम लोड लेकर के चलता है। उसका रेफ्रिजरेंट यही डाला जाता है, R32, R410 इस तरह के रेफ्रिजरेंट डाले जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंज्यूम ना हो और वोल्टेज उसका मेंटेन रहे। अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कंप्रेसर की वारंटी। कंप्रेसर देखिए उसमें होता क्या है, ये एयर कंडीशनर सिस्टम में सबसे मेन पॉइंट होता है, वही सबसे मेन स्पेयर पार्ट होता है कंप्रेसर। क्योंकि कंप्रेसर उसका समझिए उसका हार्ट होता है, जो कि जिसके धड़कने से एयर कंडीशनर सिस्टम चलता है। तो उसकी वारंटी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल एयर कंडीशनर की वारंटी कम होती है। मेन तो कंप्रेसर ही होता है, बाकी तो कैपेसिटर और या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो वो तो अब मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन सबसे महंगा क्या होता है, उसका कंप्रेसर सबसे महंगा होता है, जो कि 2 से 4 साल की वारंटी देता है नॉर्मल एयर कंडीशनर में। और वहीं पर अगर इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात की जाए या फिर रेफ्रिजरेटर की बात की जाए, इन्वर्टर, उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर की वारंटी 10 साल से 15, लगभग 10 साल तक उसकी वारंटी दी जाती है इन्वर्टर एयर कंडीशनर की।
और यहीं पर नॉर्मल एयर कंडीशनर की वारंटी बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अब इसमें समझने वाली बात है कि इसमें होता है नॉर्मल एयर कंडीशनर में कंप्रेसर उसका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि हाई पावर कंज्यूम करता है, हाई पावर पर हाई स्पीड पर रन करता है नॉर्मल एयर कंडीशनर का कंप्रेसर। और यहीं पर इन्वर्टर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर क्या होता है, उसमें मेंटेनेंस रहता है, उसमें मेंटेन रहता है उसका स्पीड, उसका कूलिंग, उसका पावर, सब कुछ मेंटेन रहता है। ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, ज़्यादा हीटअप नहीं होता है, या फिर ज़्यादा उसको ज़्यादा पावर जो ज़्यादा उसके पास लोड नहीं होता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर के ऊपर, क्योंकि उसमें लगातार चलता रहता है लेकिन धीमी गति से चलता रहता है, जिससे क्या होता है ख़राब होने का कोई चांस नहीं होता, लेकिन कभी कभी ख़राब होता है। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, पीसीबी से लेकर के कंप्रेसर तक जितने भी पार्ट उसमें लगे होते हैं वो लंबे समय तक उसका वारंटी दिया जाता है, लगभग 10 साल, 5 साल, 7 साल, इस तरह से उसका वारंटी दिया जाता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर का। अब देखिए लास्ट में समझने वाली बात है कि कौन सा एयर कंडीशनर लगाना चाहिए, कौन सा एयर कंडीशनर हमारे लिए बेस्ट होगा। तो इसमें मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि कौन सा एयर कंडीशनर लगाना चाहिए। देखिए जिनको, अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे एयर कंडीशनर को चलाना है, उसके बाद पूरा दिन बंद रखना है एयर कंडीशनर, ऐसे लोगों को और मैं रिकमेंड करूंगा कि उन्हें नॉर्मल एयर कंडीशनर जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेना है, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है उसे परचेस करना चाहिए। और जिन्हें लगभग 12 से 14 घंटे या फिर 15 घंटे अगर इन्वर्टर अगर चलाना है उनको एयर कंडीशनर, तो फिर उनको इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेना चाहिए। जिससे क्या होता क्या है उसमें कि अगर 1-2 घंटे चलाना है एयर कंडीशनर तो फिर इन्वर्टर एयर कंडीशनर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, जब शुरुआती में जब एयर कंडीशनर चलता है तो कंप्रेसर उसका हाई पावर लेकर के चलता है, हाई स्पीड पर चलता है, क्योंकि जब तक रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं हो जाता है तब तक हाई स्पीड पर चलता है। इसीलिए होता है कि लोग परचेस करते हैं इन्वर्टर एयर कंडीशनर ये समझ करके कि हमारा पावर कंज्यूम कम करेगा, बिजली का खपत कम होगा। लेकिन अगर 1-2 घंटे चलाना है, 3 घंटे चलाना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें पावर उतना ही लगेगा, उतना ही पावर कंज्यूम करेगा जितना नॉर्मल एयर कंडीशनर करता है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में जब तक कूलिंग मेंटेन नहीं हो जाएगा तब तक हाई स्पीड पर चलेगा ये कंप्रेसर, और जब कूलिंग मेंटेन हो जाने के बाद उसके बाद कंप्रेसर का स्पीड कम हो जाता है, धीरे धीरे कंप्रेसर चलता रहता है, पूरे रूम में कूलिंग मेंटेन रहता है। और वहीं पर बात की जाए नॉर्मल एयर कंडीशनर की, जिन लोगों को अगर कूलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए उन्हें क्या करना चाहिए, नॉर्मल एयर कंडीशनर परचेस करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हाई स्पीड पर चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग जल्दी से मेंटेन करेगा। और 2-3 घंटे अगर चलाना है तो एयर कंडीशनर बेस्ट होगा कि नॉर्मल एयर कंडीशनर परचेस करें। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा कंपैरिजन करना था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कमेंट रहे, अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।